अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। आज का एपिसोड कुछ ख़ास भी है क्योंकि आपकी दुआओं, बेहद प्यार और सपोर्ट से हम जांच पड़ताल का 100वां एपिसोड आज पेश करने जा रहे हैं। आज के इस स्पेशल एपिसोड के लिए महंगाई और बेरोज़गारी, मरकज़ी एजेंसियों का अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम, बढ़ता कट्टरवाद और नफ़रत की लहर जैसे कई अहम मौज़ूद हैं। पिछले दिनों शमशाबाद में शहीद की गई मस्जिद और फिर इसके दोबारा तामीर के ऐलान पर जी चाहा कुछ इस पर भी लिख दूं। फिर एक खाना मस्जिद की याद आ गई, साथ ही सेक्रेटरीट में शहीद एक और मस्जिद का भी जहन में जिक्र आ गया जो अब भी तामीर होनी है। लेकिन आज के एपिसोड में हमने हमारी रियासत तेलंगाना की बरसर इक़्तिदार TRS हुकूमत के बारे में कुछ अहम बातें मुंतखब की है। आज से 8 साल पहले यानी 2014 नरेंद्र मोदी के PM बनने और मरकज़ में BJP के इक़्तिदार में आने से पहले आपको तेलंगाना की सूरत हाल ज़रूर याद होगी। उस वक्त रियासत तेलंगाना में नई हुकूमत बनाने वाली तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS ने इक़्तिदार में आते ही कई बड़े वादे किए थे। बेशक हमारी रियासत तेज़ी से तरक्की कर रही है, लेकिन चंद कड़वे हक़ाइक़ भी हैं जिनसे पर्दा उठाना ज़रूरी है और हुकूमत के इल्म में भी वो बातें लाना ज़रूरी है जिससे न सिर्फ रियासत की तरक्की मुतासर हो रही है बल्कि गरीब आवाम तक हुकूमत की स्कीमात का फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है या पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। ख़ास बात यह भी है कि सियासी माहिरीन तेलंगाना में क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात का इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं। हो सकता है कि अगले साल तेलंगाना में असम्बली इंतख़ाबात का ऐलान कर दिया जाए। इससे पहले बात हो रही थी 2014 के मोदी लहर की कि किस तरह पूरे मुल्क में कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बना था। मोदी लहर ऐसी चली थी कि हर जगह सिर्फ काला धन यानी ब्लैक मनी और उसके साथ ही हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आने की बात कही जा रही थी। फिर शोर हुआ पेट्रोल और डीजल की कीमतें आधी कर दिए जाने का कि PM मोदी वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो पेट्रोल और डीजल के दाम 30 रुपये या 40 रुपये फ़ी लीटर हो जाएंगे। बहरहाल हकीकत आपके और साहब के हामियों के भी सामने है। बात करेंगे तेलंगाना की तो उस वक्त तेलंगाना की सियासत ट्रायंगल हुआ करती थी, TRS, कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और शहर हैदराबाद के एक इलाके से मोदी लहर में एक BJP MLA का भी भला हो गया और वो भी MLA बन गए। लेकिन अगर आज के हालात देखें तो पूरी रियासत में सिर्फ एक MLA जिस पार्टी की नुमाइंदगी करता था, आज रियासत भर में उस पार्टी यानी BJP के 4 MPs हैं और 3 MLA भी है। आज यही एक MLA वाली BJP तेलंगाना में अपोजिशन का मौक़िफ़ इख्तियार करती जा रही है। ऐसे में हालिया दिनों में BJP की रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से ये दावा किया जाना कि TRS के 12 MLAs BJP के साथ राब्ते में हैं। हमारे CM KCR के लिए ये बयान तशवीश पैदा कर सकता है। साथ ही बरसर इक़्तिदार TRS के लिए ये लम्हा फ़िक्र भी है कि आखिर क्या वजह है कि TRS हुकूमत के दौर में दुनिया के नक्शे पर सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली रियासत तेलंगाना में BJP मजबूत होती जा रही है। हालांकि हुकूमत तेलंगाना की कई फलाही स्कीमात बेनज़ीर हैं, सच में इनकी कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन क्या इन स्कीम पर पूरी तरह से अमल हो रहा है? क्या फलाही स्कीमात के असल हकदार तेलंगाना की आवाम तक इस स्कीम के फ़ायदे वो पहुंच पा रहे हैं? ऐसी कई मिसालें हमारे सामने आई हैं जिसमें सरकारी स्कीमों में धांधली या करप्शन के इल्ज़ाम लगे हैं। इन्हीं में चंद मिसालें आपके सामने रख रहा हूं कि तेलंगाना हुकूमत की किसानों के लिए शुरू की गई शानदार स्कीम रैतु बंधु। वाकई किसानों में यह स्कीम मकबूल हुई, लेकिन कई ऐसे मिसालें हैं कि रैतु बंधु के तहत छोटे किसानों का तो नहीं लेकिन ऐसे अफराद का ज़रूर भला हुआ जिनके नाम पर सैकड़ों एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है और वो इस स्कीम से रकम हासिल करते रहे। हालांकि ऐसे इल्ज़ाम भी लगे हैं कि ये अफराद किसान भी नहीं थे। इसी तरह हुकूमत ने टैक्स में ट्रांसपेरेंसी या करप्शन न हो इसके लिए शुरू की थी स्कीम LRS और इसमें भी आम शहरियों को काफ़ी परेशानी हुई और अब भी हो रही है। GHMC की जानिब से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन लेना भी नाको चने चबाने जैसा है। परमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाते हैं, मुकर्ररा मुद्दत के ख़त्म होने से 1 या 2 दिन पहले कहा जाता है कि फ़ला डॉक्यूमेंट नहीं है और फिर परमिशन डिले हो जाता है।
इलीगल लेआउट की भरमार है। सड़कों पर सड़कें उन्हीं इलाकों में बनाई जा रही हैं और शहर का एक हिस्सा तरक्की कर रहा है, दूसरे हिस्से में सड़कें खस्ताहाल हैं। लीपापोती की जा रही थी और सड़कों पर सड़कें डालकर ज़मीन की सतह ऊंची होती जा रही है। अब बात करते हैं शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम की, जिसके मुताबिक गरीब बच्चों की शादी पर उन्हें हुकूमत की जानिब से 1 लाख रुपए से ज़ायद रकम दी जाती है। बेशक काबिल मिसाल स्कीम है, लेकिन क्या इस स्कीम के हकदार लोगों को वाकई में बिना परेशानी ये रकम मिल पा रही है? क्या इस स्कीम के लागू करने में दरमियानी अफराद की जेब में एक मोटी रकम तो नहीं जा रही? कई केसेस ऐसे सामने आए हैं कि 1 लाख हासिल करने के चक्कर में इस रकम का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूल जैसे शानदार मंसूबे को किस तरह अपनी रियासत में लागू करें, इस बारे में दूसरी रियासतें सच में गौर कर रही होंगी, लेकिन तेलंगाना भर में लागू इस मंसूबे के दौरान कितनी धांधलियां हुई, ये सब सामने आ गया था। कुछ महीनों पहले शुरू की गई एक और स्कीम दलित बंधु ने तो रियासत में मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस स्कीम से पसमानदा दलित तबके को 10 लाख रुपए की हुकूमती इमदाद दी जा रही है। हालांकि कई कमीशन की रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि पूरे मुल्क में सबसे पसमानदा मुसलमान हैं, तालीमी लिहाज से भी और माशी लिहाज से भी। हुकूमत को चाहिए था कि गरीब मुसलमानों के लिए भी इस तरह की स्कीम शुरू की जाए। बहरहाल इन स्कीम्स का तस्करा आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अवामी फलाही स्कीमात लाने का काम तो तेलंगाना हुकूमत बेहतर ढंग से कर रही है, लेकिन शायद ये स्कीम्स मुकम्मल तौर पर नाफिज हुई हैं या नहीं, इन स्कीम्स का आवाम को फ़ायदा हो रहा है या नहीं, शायद इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने से TRS पीछे रह गई है। और यही वजह है कि आज गांव और देहातों में बीजेपी की साख मजबूत होती जा रही है। रियासत के सरबराह CM KCR से आवाम ने कभी रमज़ान के ईद के मौके पर कपड़ों का गिफ्ट, बोनाल के मौके पर साड़ियों का गिफ्ट, ये सब नहीं मांगा है और ना ही इसका मुतालबा किया है। आवाम मुफ्त तालीम, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, पुख्ता सड़कें, रोज़गार, नफ़रत के बढ़ते माहौल से छुटकारा और अमन व सुकून चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है हुकूमत तेलंगाना की शुरू करदा स्कीमों के नफाज में होने वाली कोताहियों को दूर किया जाए, मुस्तकीन तक इन स्कीमों का डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचे, रोज़गार बढ़े और नफ़रत का बीज बोकर जो पार्टी तेलंगाना के इक़्तिदार पर काबिज़ होने का ख्वाब देख रही है, उसके इस ख्वाब को टूटने के लिए आवाम का सपोर्ट ज़रूरी है। और अवामी मैंडेट भी चाहता है कि रियासत के इक़्तिदार पर नफ़रत के सौदागर नहीं, अमन के पासबान विराजमान हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आवाम को वो सब बुनियादी चीज़ें बिना रुकावट व परेशानी मिले जिसके वो मुस्तहिक़ हैं। हाँ, 12% रिजर्वेशन का मामला अब भी जूं का तूं है। अगर इस बारे में सवाल किया जाए तो CM साहब खामोश बिठा देते हैं। जांच पड़ताल के आज के एपिसोड में बस इतना ही। आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम जांच पड़ताल को इतना पसंद किया कि आज ये अपना 100वां एपिसोड मुकम्मल कर रहा है। इसी तरह प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। फ़िलहाल मुझे पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। देखते रहिए BPN चैनल।